तक्षशिला, जिसे आज के पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित माना जाता है, भारत की प्राचीनतम और विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक था। तक्षशिला की स्थापना करीब 5000 साल पहले हुई थी और यह महाजनपद काल के दौरान बौद्ध धर्म, वेद, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और राजनीति का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला का नाम राजा तक्ष के नाम पर पड़ा था, जो महाभारत के अनुसार भरतवंशी राजाओं में से एक थे। यहाँ की शिक्षा प्रणाली अद्वितीय थी। यह पहली ऐसी जगह थी जहाँ छात्रों को व्यावहारिक और सैद्धांतिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। प्रसिद्ध विद्वान जैसे चाणक्य, चरक और पाणिनि ने यहाँ शिक्षा प्राप्त की और ज्ञान का प्रसार किया। तक्षशिला प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल है। जैन एवं बौद्ध दोनों के लिए था। अजातशत्रु, बिंबिसार, वसुबंधु ने शिक्षा ग्रहण किया था, जो पूर्ण रूप से बौद्ध विश्वविद्यालय था, जो प्राचीन भारत के नाग लोगों के महान चक्रवर्ती सम्राट तक्षक के नाम पर बना है। 405 ईस्वी में फाहियान यहां आया था। वर्तमान समय में तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील तथा महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। ग्रैंड ट्रंक रोड इसके बहुत पास से होकर जाता है। यह स्थल 1980 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। वर्ष 2010 की एक रिपोर्ट में विश्व विरासत फंड ने इसे उन 12 स्थलों में शामिल किया है जो अपूरणीय क्षति होने के कगार पर हैं। इस रिपोर्ट में इसका प्रमुख कारण अपर्याप्त प्रबंधन, विकास का दबाव, लूट, युद्ध और संघर्ष आदि बताए गए हैं। यूं तो गांधार की चर्चा ऋग्वेद से ही मिलती है, किंतु तक्षशिला की जानकारी सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण से होती है। अयोध्या के राजा रामचंद्र की विजयों के उल्लेख के सिलसिले में हमें यह ज्ञात होता है कि उनके छोटे भाई भरत ने अपने नाना केकयराज अश्वपति के आमंत्रण और उनकी सहायता से गंधर्वों के देश गांधार को जीता और अपने 2 पुत्रों को वहां का शासक नियुक्त किया। गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों किनारे स्थित था। वाल्मीकि रामायण सप्तम और उसके दानों ओर भरत के तक्ष और पुष्कल नामक दोनों पुत्रों ने तक्षशिला और पुष्करावती नामक अपनी अपनी राजधानियां बसाईं। तक्षशिला सिंधु के पूर्वी तट पर थी। उन रघुवंशी क्षत्रियों के वंशजों ने तक्षशिला पर कितने दिनों तक शासन किया, यह बता सकना कठिन है। महाभारत युद्ध के बाद परीक्षित के वंशजों ने कुछ पीढ़ियों तक वहां अधिकार बनाए रखा और जनमेजय ने अपना नागयज्ञ वहीं किया था। गौतम बुद्ध के समय गांधार के राजा पुक्कुसाती ने मगधराज बिंबिसार के यहां अपना दूतमंडल भेजा था। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसवी पूर्व फारस के शासक कृष ने सिंधु प्रदेशों पर आक्रमण किया और बाद में भी उसके कुछ उत्तराधिकारियों ने उसकी नकल की। लगता है तक्षशिला उनके कब्जे में चली गई और लगभग 200 वर्षों तक उस पर फारस का आधिपत्य रहा। मकदूनिया के आक्रमणकारी विजेता सिकंदर के समय की तक्षशिला की चर्चा करते हुए स्ट्रैबो ने कहा, वह एक बड़ा नगर था, अच्छी विधियों से शासित था, घनी आबादी वाला था और उपजाऊ भूमि से युक्त था। वहां का शासक था बेसिलियस अथवा टैक्सिलिज। उसने सिकंदर से उपहारों के साथ भेंट कर मित्रता कर ली। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र भी, जिसका नाम आंभी था, सिकंदर का मित्र बना रहा। किंतु थोड़े ही दिनों पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्रों से सिकंदर के सिपहसालारों को मारकर निकाल दिया और तक्षशिला पर उसका अधिकार हो गया। वह उसके उत्तरापथ प्रांत की राजधानी हो गई और मौर्य राजकुमार मंत्रियों की सहायता से वहां शासन करने लगे। उसका पुत्र बिंदुसार, पौत्र सुसीम और पपौत्र कुणाल वहां बारी बारी से प्रांतीय शासक नियुक्त किए गए। दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि वहां मंत्रियों के अत्याचार के कारण कभी कभी विद्रोह भी होते रहे। मौर्य साम्राज्य की अवनति के दिनों में यूनानी आक्रमणों के कारण उनका उस पर अधिकार हो गया तथा दिमित्र और यूक्रेटाइन्स ने वहां शासन किया।
फिर पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में सीथियों और पहली शती ईस्वी में शकों ने बारी बारी से उस पर अधिकार किया। कनिष्क और उसके निकट के वंशजों का उस पर अवश्य अधिकार था। तक्षशिला का उसके बाद का इतिहास कुछ अंधकारपूर्ण है। 5वीं शताब्दी में हूणों ने भारत पर जो ध्वंसक आक्रमण किए, उनमें तक्षशिला नगर भी ध्वस्त हो गया। वास्तव में तक्षशिला के विद्या केंद्र का ह्रास शकों और उनके यूची उत्तराधिकारियों के समय से ही प्रारंभ हो गया था। गुप्तों के समय जब फाहियान वहां गया तो उसे वहां विद्या के प्रचार का कोई विशेष चिन्ह नहीं प्राप्त हो सका था। वह उसे चोशिलो कहता है। हूणों के आक्रमण के पश्चात भारत आने वाले दूसरे चीनी यात्री युवान च्वांड 7वीं शताब्दी को तो वहां की पुरानी श्री बिल्कुल ही हत मिली। उस समय वहां के बौद्ध भिक्षु दुखी अवस्था में थे तथा प्राचीन बौद्ध विहार और मठ खंडहर हो चुके थे। असभ्य हूणों की दुर्दांत तलवारों ने भारतीय संस्कृति और विद्या के एक प्रमुख केंद्र को ढाह दिया था। प्राचीन तक्षशिला के खंडहरों को खोज निकालने का प्रयत्न सबसे पहले जनरल कनिंघम ने शुरू किया था, किंतु ठोस काम 1912 ईस्वी के बाद ही भारतीय पुरातत्व विभाग की ओर से सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में शुरू हुआ और अब उसके कई स्थानों पर छितरे हुए अवशेष खोद निकाले गए हैं। लगता है भिन्न भिन्न युगों में नगर विदेशी आक्रमणों के कारण ध्वस्त होकर नई बस्तियों के रूप में इधर उधर सरकता रहा। उसकी सबसे पहली बस्ती पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में भीड़ के टीलों से, दूसरी बस्ती रावलपिंडी से 22 मील उत्तर सिरकप के खंडहरों से और तीसरी बस्ती उससे भी उत्तर सिरसुक से मिलाई गई है। ये बस्तियां क्रमश 5वीं और दूसरी शती ईस्वी पूर्व के बीच, दूसरी और पहली शती ईस्वी पूर्व के बीच यूनानी बाख्तरी युग तथा पहली शती ईसा पूर्व और पहली ईस्वी शती के मध्य शक कुषण युग की मानी जाती हैं। खुदाइयों में वहां अनेक स्तूपों और विहारों के चिन्ह मिले हैं। भारतीय इतिहास में तक्षशिला नगरी विद्या और शिक्षा के महान केंद्र के रूप में प्रसिद्ध थी। ऐसा लगता है कि वैदिक काल की कुछ अंतिम शताब्दियों के पूर्व उसकी ख्याति बहुत नहीं हो पाई थी, किंतु बौद्ध युग में तो वह विद्या का सर्वमुख्य क्षेत्र थी। यद्यपि बौद्ध साहित्य के प्राचीन सूत्रों में उसकी चर्चा नहीं मिलती, तथापि जातकों में उसके वर्णन भरे पड़े हैं। त्रिपिटक की टीकाओं और अट्ठकथाओं से भी उसकी अनेक बातें ज्ञात होती हैं। तदनुसार बनारस, राजगृह, मिथिला और उज्जैनी जैसे भारतवर्ष के दूर दूर क्षेत्रों से विद्यार्थी वहां पढ़ने के लिए जाते और विश्व प्रसिद्ध गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करते थे। तिलमुष्टि जातक और कौवेल के संस्करणों से जाना जाता है कि वहां का अनुशासन अत्यंत कठोर था और राजाओं के लड़के भी यदि बार बार दोष करते तो पीटे जा सकते थे। वाराणसी के अनेक राजाओं के अपने पुत्रों, अन्य राजकुमारों और उत्तराधिकारियों को वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की बात जातकों से ज्ञात होती है। स्पष्ट है कि तक्षशिला राजनीति और शस्त्र विद्या की शिक्षा का अन्यतम केंद्र थी। वहां के एक शस्त्र विद्यालय में विभिन्न राज्यों के 103 राजकुमार पढ़ते थे। आयुर्वेद और विधिशास्त्र के वहां विशेष विद्यालय थे। तक्षशिला के स्नातकों में भारतीय इतिहास के कुछ अत्यंत प्रसिद्ध पुरुषों के नाम मिलते हैं। संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ वैयाकरण पाणिनि गांधार स्थित शालातुर के निवासी थे और असंभव नहीं, उन्होंने तक्षशिला में ही शिक्षा पाई हो। गौतम बुद्ध के समकालीन कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति भी वहीं के विद्यार्थी रह चुके थे, जिनमें मुख्य थे 3 सहपाठी कोसलराज प्रसेनजित, मल्ल सरदार बंधुल एवं लिच्छवी महाली प्रमुख वैद्य और शल्यक जीवक तथा ब्राह्मण लुटेरा अंगुलिमाल। वहां से प्राप्त आयुर्वेद संबंधी जीवक के अपार ज्ञान और कौशल का विवरण विनय पिटक से मिलता है। चाणक्य वहीं के स्नातक और अध्यापक थे और उनके शिष्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने अपने गुरु के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तक्षशिला में प्राय उच्च स्तरीय विद्याएं ही पढ़ाई जाती थीं और दूर दूर से आने वाले बालक निश्चय ही किशोरावस्था के होते थे, जो प्रारंभिक शिक्षा पहले ही प्राप्त कर चुके होते थे। वहां के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तिविद्या, त्रयी, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, संख्यानक, वाणिज्य,
सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य और चित्रकला आदि का मुख्य स्थान था। तक्षशिला की सबसे बड़ी विशेषता थी वहां पढ़ाए जाने वाले शास्त्रों में लौकिक शस्त्रों का प्राधान्य माना जाता है। तक्षशिला में कोई आधुनिक महाविद्यालयों अथवा विश्वविद्यालयों जैसी एक संगठित एवं संवेद संस्था नहीं थी, अपितु वह विद्या का ऐसा केंद्र था जहां अलग अलग छोटे छोटे गुरुकुल होते और व्यक्तिगत रूप से विभिन्न विषयों के आचार्य आगंतुक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते थे। किंतु इस बात का ध्यान रखते हुए कि उस समय के गुरुकुलों पर गुरुओं के अतिरिक्त अन्य किसी अधिकारी अथवा केंद्रीय संस्था का कोई नियंत्रण नहीं होता था, यह असंभव नहीं जान पड़ता कि तक्षशिला के सभी गुरुकुलों के छात्रों की सारी संख्या और उन अलग अलग गुरुकुलों का संवेद स्वरूप आधुनिक विश्वविद्यालयों से विशेष भिन्न न रहा हो। कभी कभी तो एक एक गुरुकुल में 500-500 विद्यार्थी होते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।